और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे और उसको खींच के पकड़ेंगे। उसका एक एंड किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को पकड़ के खींचेंगे और उसमें मारेंगे हम किंक। किंक मारेंगे तो इससे क्या होगा, वेव पल्स क्रिएट होगा। तो हमें क्या करना है, वेव पल्स का मतलब मोशन ऑफ वेव। तो हमें यहां पर यह ड्राइव करना है कि अगर हम स्ट्रिंग को एक एंड से अगर कनेक्ट कर देते हैं और स्ट्रेच करके पकड़ें इसको, यानी इसको स्ट्रेच करें, यानी उसमें टेंशन क्रिएट करें और एक एंड पे किंक मारे तो वेव पल्स क्रिएट होगी। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव पल्स, यानी कि वेव है ना, इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर अगर हम उसको किंक मारते हैं तो जैसे सपोज करो ये हमने स्ट्रिंग लिया और इसमें हमने ऐसा रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो इसको हम इस तरीके से अगर ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, इस तरह से ऊपर नीचे, मान लो ये हमने लिया और ऐसे, तो उसके अंदर क्या होगा, यानी जो पार्टिकल का मोशन है ये अप एंड डाउन होगा एज पर डायग्राम। और वेव पल्स क्या होगी, इस तरीके से यहां पर वेव पल्स क्रिएट होगी और ये वेव पल्स क्या होगा, इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे। तो यानी कि जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन और वेव पल्स तरीके से आगे मूव करते जाएगी। लेट वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स इज v। तो ये एग्जांपल किसका है, ये ट्रांसवर्स वेव मोशन का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। यानी जो वेव मोशन होता है और पार्टिकल्स का एसएचएम में वाइब्रेशन होता है, दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो इसको हम इस तरीके से भी किंक मार सकते हैं। ये कैसे भी किंक मारोगे, मान लो इस तरह से किंक मारो या इस तरीके से किंक मारो या इस तरीके से किंक मारो, कैसे भी वेव पल्स क्रिएट करो। हर एक वेव पल्स क्या होगा, वेव प्रोपेगेशन के, यानी जो 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 पार्टिकल का एसएचएम में वाइब्रेशन होगा, मीडियम के पार्टिकल के यानी स्ट्रिंग के पार्टिकल का, ये हमेशा वेव पल्स के परपेंडिकुलर ही होगा। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कैसी वेव क्रिएट होती है, ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव मोशन की स्पीड निकालना चाहते हैं, किसमें, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, यानी कि खिंची हुई रस्सी में। ठीक, अब देखो इसके लिए क्या करते हैं हम। सपोज करो जैसे मैं डायग्राम में बनाया था, ये मैंने एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिया और इसमें मैंने किंक प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से अगर एक किंक मारोगे तो एक पल्स बनेगा, दो किंक मारोगे दो पल्स बनेगा, जितने किंक मारोगे उतने वेव पल्स क्रिएट होंगे और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट द स्पीड ऑफ द वेव मोशन इज v। हमें पता है, हमने सीखा हुआ है कि वेव मोशन की जो स्पीड होती है इन अ गिवन मीडियम वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अगर मीडियम गिवन है, डेंसिटी फिक्स है मीडियम की, तो उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, ये उसी पोजीशन पे एसएचएम में वाइब्रेट करते रहते हैं। पता है ना कि किसी भी मीडियम में, यानी कि मीडियम क्या होता है, वेव मोशन में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, अनंत पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन एसएचएम, और वही क्या होते हैं, एनर्जी के कैरियर्स होते हैं, यानी वेव पल्स के कैरियर्स होते हैं। और एक गिवन मीडियम में जो वेव पल्स, यानी कि वेव की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, ये वेव प्रोपेगेशन के नॉर्मल वाइब्रेट करते रहते हैं, 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते रहते हैं, किसमें, ट्रांसवर्स वेव मोशन में। ठीक, तो ये मान लो मैंने किंक मारा इसको और इस तरीके से वेव पल्स विद स्पीड v ट्रांसमिट कर रही है। हमें क्या करना है, यही v की वैल्यू निकालनी है कि v कितना है, व्हाट इज द स्पीड by which the wave pulse propagate from one end to another end in a stretched string। तो इसमें कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया T, और व्हाट इज T, T इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। मान लेते हैं स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T है, और म्यू या स्मॉल m से डिनोट कर दो, मान लो म्यू से कर दिया। ये क्या ले लिया हमने, ये हमने ले लिया मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। एक बार जरा देखूं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस। तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू मान लिया ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के यूनिट मास का लेंथ, अगर ऐसे बोलोगे तो म्यू लिख सकते हैं, मान लो टोटल मास है स्ट्रिंग का m, टोटल लेंथ है इसकी l, तो म्यू हो जाएगा m/l।
तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी. मास पर यूनिट लेंथ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, विच इज टोटल मास अपॉन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. तो ये हमने इसका म्यू मान लिया. अब देखो ये जो वेव पल्स हमने क्रिएट किया, इस वेव पल्स का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, मान लो छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और मान लेते हैं इस पोर्शन की लेंथ है dl. इतना बड़ा पोर्शन नहीं है जितना मैं डायग्राम में दिखा रहा था, ये इससे भी छोटा है, पॉइंट की तरह मान लो उसको. इट इज जस्ट लाइक एज पॉइंट, ऐसा मान लो. ठीक. और ये वेव पल्स, ये हमने वेव पल्स पर यानी कि जो पार्टिकल स्ट्रिंग का है उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्या? dl. तो ये dl एलिमेंट क्या कर रहा होगा पता है? क्या कर रहा होगा? ये dl एलिमेंट आगे जा रहा होगा क्या विद वेलोसिटी v. dl है क्या? dl हमने क्या लिया है? पार्टिकल, स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, छोटा सा पोर्शन ले गया स्ट्रिंग का. अगर मैं स्ट्रिंग को किंग मारूंगा तो स्ट्रिंग का पार्टिकल आगे जा रहा है क्या? वो तो वहीं हिल रहा है ना ऊपर नीचे एसएचएम में. तो ये जो स्मॉल पोर्शन लिया है वो थोड़ी आगे पीछे जा रहा है, वो तो वहीं खड़ा खड़ा एसएचएम में वाइब्रेट करता रहा होगा. मैं मान लो ऑब्जर्वर हूं और इसको देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा होगा इसमें कि ये जो स्मॉल पोर्शन है ये इसे एसएचएम में वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, एसएचएम में वाइब्रेट कर रहा है. जिस हिसाब से मैंने किंग मारा है उस हिसाब से ये एसएचएम में ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा. लेकिन ये वेव पल्स क्या कर रही है? इसको आगे छोड़ के, यहां छोड़ के आगे जा रही है विद वेलोसिटी v. तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें? ये जो स्मॉल स्ट्रिंग का कोई भी पोर्शन, अगर मान लो स्मॉल पोर्शन लिया dl, वो उसी जगह पर ही एसएचएम में वाइब्रेट करता रहेगा, वो वेव पोर्शन के साथ प्रोपेगेट नहीं करेगा. ठीक. तो मान लो एक सिचुएशन में लेता हूं कि मैं मान लो वेव के ऊपर बैठ गया, वेव पल्स के ऊपर. सपोज करो आई एम सिटिंग ऑन द वेव पल्स, सवारी कर रहा हूं भाई वेव पल्स के ऊपर, एनर्जी के ऊपर सवारी कर रहा हूं. वेव पल्स मींस एनर्जी, एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है. वेव पल्स मींस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी. वेव वेलोसिटी, एनर्जी की वेलोसिटी, किस स्पीड से एनर्जी जो है ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो मान लो मैं वेव पल्स के ऊपर बैठ गया, तो मेरी स्पीड क्या हो गई? वही जो वेव पल्स की स्पीड होगी, दैट इज v. और अगर मैं वही वेव पल्स पे बैठ के पीछे देखूं स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग की तरफ अगर पीछे की देखूं तो स्ट्रिंग का पोर्शन मुझे क्या दिखाई देगा? पीछे जाता हुआ दिखाई देगा. ऐसे कौन सी स्पीड से? v स्पीड से. भाई मान लो एग्जांपल देता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, तो देखते भी होंगे, मान लो ट्रेन में बैठे है ना, और ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन हमारी रुकी हुई है, अचानक ट्रेन लगने चल जाती है, तो ऐसा लगता है कि हम तो रुके हुए हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर आदमी है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा लगता है ना. वो उल्टा डायरेक्शन थोड़ी आ रहा है, वो तो वहीं रुका हुआ है. आगे कौन जा रहा है? जो ट्रेन में बैठा है, मैं जा रहा हूं, वो तो अपनी जगह खड़ा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से ट्रेन आगे जा रही है वही स्पीड मुझे लगता है उसी स्पीड से जो बाहर आदमी है वो पीछे जाता हुआ दिखाई देता है. यही चीज यहां पर होगा कि अगर मैं वेव पल्स के ऊपर बैठ जाऊं तो मेरी स्पीड होगी वेव पल्स के बराबर. तो स्ट्रिंग का पार्टिकल जो कि रुका हुआ है मुझे पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा. कौन सी स्पीड से? वही जिस स्पीड से मैं आगे जा रहा हूं, है ना. इन दोनों स्पीड को सुपर इंपोज कर दोगे तो नेट रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी ना. तो यहां से अगर मैं वेव इमेजिन किया कि वेव पल्स के ऊपर शिफ्ट किया, तो मैं जिस स्पीड से आगे जा रहा हूं मुझे ऐसा लगेगा जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है उसी स्पीड से आगे पीछे की तरफ जा रहा है. अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसका डाइसेक्शन करता हूं, इस छोटे से पोर्शन का डाइसेक्शन करता हूं. और डाइसेक्शन के लिए मैग्नीफाई करना पड़ेगा. भाई लेबोरेटरी में बायो में मान लो जाते हो बायो लैब में, तो डाइसेक्शन करने के लिए क्या देखते नहीं हो क्या माइक्रोस्कोप से? तो मान लो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इसको, और माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है जो कि हमें यहाँ पॉइंट की तरह दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा. ये बड़ा सा पोर्शन बना दिया. चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग जगह बना देता हूं क्योंकि इसमें काफी सारे डेरिवेशंस हमें करने हैं. तो इसको मैं मान लो यहां बना देता हूं. तो ये मान लो इस तरह से मैं बड़ा सा पोर्शन बना दिया. और अगर जिस स्पीड से वेव आगे जा रही है और वेव पर बैठ के कोई किसी को देखे इस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, तो उसे ऐसा लगेगा कि स्ट्रिंग का पार्टिकल इधर जा रहा है, यहां के लगेगा इधर जा रहा है, यहां के लगेगा इधर जा रहा है, ऐसे लगेगा इसको. तो उसको ऐसा लगेगा कि स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है वो कैसे सर्कल में मूव कर रहा है. उसको ऐसा लगेगा जो भी वेव पल्स के ऊपर बैठा हूं, वेव स्पीड से आगे जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि स्ट्रिंग का पार्टिकल पीछे जा रहा है. कौन सी स्पीड से? v स्पीड से, जो मेरी फॉरवर्ड स्पीड है. और ऐसा लगेगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है.
ये जो पल्स है, ये जो बनाया पल्स, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसा लगेगा पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट पे, ऐसा लगेगा। तो इसमें देखो ये मैग्नीफाई मैंने किया, तो इस सर्कल का मान लो इमेजिनरी जो सर्कल यहां पर हमने बनाया, इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा, तो मान लेते हैं सर्कल का सेंटर सी है। ठीक, अब स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन क्या होता है अलोंग द स्ट्रिंग, यानी कि टेंजेंट के अलोंग होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर टेंशन होगा इस डायरेक्शन में, ऐसा टेंशन होगा मान लेते हैं। और हमने एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग का मास बहुत कम है, तो स्लाइट पोर्शन में यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो मास में चेंज, मतलब यानी यहां से यहां तक पोर्शन में मास में चेंज नहीं हो रहा है। मान लो ऐसे इतना पतला पतला स्ट्रिंग है, थिन है, कि अगर हम छोटा सा डिस्टेंस अगर मूव करते हैं तो मास में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा। अगर मास में चेंज लेंगे तो टेंशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना टेंशन यहाँ है उतना टेंशन यहाँ है, दोनों जगह सेम टेंशन है, तो यहाँ पर होगा टेंशन भी टी और यहाँ पे टेंशन होगा टी। एक्चुअली में लेकिन क्या होगा, अगर हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो दिस टेंशन विल चेंज। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि टेंशन में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी टेंशन जो है वो टी है, और मान लेते हैं टेंशन इस डायरेक्शन में है टी, इधर है टी। ठीक, और ये हो गया इसका सेंटर। तो इस पॉइंट को जहां पर भी टेंशन का मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंशन क्या होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो यहां से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, और ये जो यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये नॉर्मल हो गया, मतलब ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, विच इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मान लेता हूं उसका रेडियस है आर, और ये इसका सेम ही सर्कल, ये एंगल हो गया, ये भी मान लिया डी थीटा और ये भी मान लिया डी थीटा, ओहो डी थीटा, और ये लेंथ यहां से यहां तक ले लिया एल, एल नहीं डीएल, सॉरी डीएल, ये स्मॉल लेंथ ले लिया हमने डीएल। इसको मैग्नीफाई करके दिखा है, इतना बड़ा नहीं है, माइक्रोस्कोप से देख रहे हो ऐसे मान लो, इसको बड़ा करके देख रहे हो, तो ये टी हो गया और यहां भी इसका हो जाएगा टी। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या है, अब ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन सा कंपोनेंट होगा, देखो एक इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब दो कंपोनेंट में, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको भी दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये टेंशन दो कंपोनेंट हो गए। अब देखो ये डी थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, डी थीटा। कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ऐसे ही ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा। ये भी कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो मैं कह रहा हूं ये भी एंगल डी थीटा है। क्यों भाई, ये एंगल डी थीटा है तो ये भी एंगल डी थीटा है। क्यों भाई, क्यों है डी थीटा, क्योंकि इसीलिए है डी थीटा कि ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल होगा 90। इसी तरीके से अगर देखो तो ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है, तो ये एंगल भी होगा 90। ये और ये देखो उसमें, ये देखो ये 90, ठीक, और ये 90, और ये वाला एंगल तो फिर दोनों में कॉमन आ गया, यानी दिस प्लस दिस इज 90, दिस प्लस दिस इज 90, तो दोनों में ये कॉमन है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये। क्लियर, दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार और देख लो, दिस प्लस दिस, भाई एक बार चलो छोटा सा बता ही देते हैं आपको। चलो ये मान लो फाई एंगल सपोज करो, तो डी थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 एंड ऑल्सो डी थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90, है ना। तो फिर ये एंगल इसके इक्वल ही हो गया, इसको थीटा डैश मान लो, थीटा डैश मान लो। तो अगर इन दोनों को आप क्या करते हो, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो डी थीटा आ जाएगा डी थीटा डैश, यानी ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो मैं थीटा डैश क्यों लिखूं, दोनों के इक्वल ही ना लिख दूं। तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा इसके और ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक, यहां तक क्लियर है। ये क्या लिया हमने, टेंशन ऐसे, यहां लिया टेंशन ऐसे, टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट। ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, दूसरा जो पोर्शन लिया डीएल, उसका रेडियस है आर, सर्कुलर पोर्शन है। ठीक, अच्छा अब आ जाओ क्या हो रहा है देखो। हाँ, अच्छा ये जो बैकवर्ड वेलोसिटी क्या बताई, ये किधर मूव कर रहा होगा, ऐसा लगेगा कि ये इसका टेंजेंशियल स्पीड है, कौन से डायरेक्शन में, इधर जा रहा है। कौन सी स्पीड से, वी स्पीड से पीछे जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हाँ, अब क्या होगा देखो, अब इसके लिए क्या करते हैं देखो, कि ये टी है तो ये हो जाएगा टी
कॉस डी थीटा, एंगल के साथ का कॉस कंपोनेंट होता है। ऐसे खत्म करो, इसकी जरूरत नहीं रही। ऐसे ही रहेगा टी साइन डी थीटा। ओहो कुछ गड़बड़ कर दिया। ओहो टी कॉस डी थीटा, और ये रहेगा टी साइन डी थीटा। एंगल के साथ का होता है बेस, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। तो टी साइन टी कॉस डी थीटा, टी साइन डी थीटा। सिमिलरली ये टी है तो दिस विल बी टी कॉस डी थीटा, टी साइन डी थीटा। अब एक समझ में आ गया यहां तक। अब एक चीज देखो कि इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि टेंशन का जो कॉस कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर, तो कॉस कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट। डायग्राम से क्लियर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलकर के कर दिए कैंसल, यानी इस टेंशन का जो कॉस कंपोनेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं कर्व शेप में, है ना, और उसमें टेंशन क्रिएट कर देते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे जो कॉस कंपोनेंट, जैसे ये है, ये टेंशन है, यहाँ एक टेंशन है, तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर, इसका कॉस कंपोनेंट इधर, तो दोनों का कॉस कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऑपोजिट। तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, एक इधर एक इधर। लेकिन जो दोनों का साइन कंपोनेंट है, देखो ये दोनों का साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ है ना, यानी कि सेंटर की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? जो इस सर्कल पे घूम रहा है उसको। कौन सी स्पीड से घूम रहा है? वी स्पीड से। कौन घूम रहा है? वे पल्स। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे कि टी कॉस थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, hence कैंसल ईच अदर, कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो गए, है ना। और देखेंगे अगर हम कि टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, टोटल फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट विल बी, या सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज 2t साइन डी थीटा। ये 2t साइन डी थीटा हो गया, ये टोटल फोर्स आ गया, टोटल फोर्स 2t साइन डी थीटा। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है 2t साइन, हाँ, क्योंकि ये जो पोर्शन होगा ना, ये बहुत ही छोटा पोर्शन है, dl इज वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन। तो ये जो एंगल बनेगा, बल्कि 2 थीटा जो एंगल बनेगा, ये बहुत कम होगा, अप्रोचेज टू जीरो, बिकॉज दिस इज बहुत पॉइंट की तरह लिया भाई, छोटा सा पॉइंट। तो एंगल जो बनेगा ना, बड़ा करके दिखाया ना, इतना बड़ा थोड़ी है ये, पितू सा। तो ये एंगल होगा, दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। और आपको पता है कि अगर एंगल कम होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई, कर सकते हैं तो और क्या। तो सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो थीटा यहां डी थीटा। ये हो गया टोटल फोर्स, यानी कि एफ टोटल कर देता हूं उसको, दिस इज टोटल फोर्स। ठीक, एक आपको मैथ्स में, अच्छा थोड़ा सा ऐसे लिखूं क्या है कि टी इक्वल्स टू 2d थीटा कर दो उसको, कोई बुरी बात तो नहीं। अगर 2 को इसके पास में ले गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं ना। 2 कहीं भी जाएगा, घमासान मचाएगा, मल्टीप्लाई करेगा वो सबके साथ, टी के साथ ही मल्टीप्लाई में रहेगा, डी से मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे करते हैं। 2d थीटा क्या है, ये पूरा एंगल है ना, है पूरा एंगल। एक फॉर्मूला मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि t और ये चीज एंगल जो होता है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, जो कि यहां पर है। ठीक, इस 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा का पूरा आर्क क्या है, इसकी लेंथ, एंगल के सामने जो होता है उसको आर्क कहते हैं, डीएल। यानी 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा के लिए आर्क है हमारा डीएल और रेडियस है हमारा आर। तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ डी एफ टोटल। ठीक, अब यहां तक आप पॉज करो, नोट करो, क्योंकि मैं यहां पर कुछ अब मिटाने जा रहा हूं।
ठीक, तो ये वेव पल्स को हटा दो, वेव पल्स से कहानी खत्म, अब जरूरत नहीं इसकी हमारे पास, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलो आगे करते हैं। टी डी एल बाई आर इक्वल्स टू एफ टोटल, क्या पता है पर, यानी कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये जो है इसका मतलब क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। या इसको ऐसे मानो कि अगर कोई आदमी यहां बैठा हुआ है, कभी झूले पे बैठे हो ना, और झूले पे अगर बैठे हुए हो तो क्या लगता है जब झूला ऐसा घूमता है तो ऐसा कस के पकड़ते नहीं तो पीछे की तरफ गिरोगे, स्यूडो फोर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, स्यूडो फोर्स कहते हैं। कैसा लगता है, ऐसा होता है कि हम पीछे की तरफ, हम तो बैठे हुए हैं, हमें तो कोई धक्का नहीं मार रहा, अपने आप लग रहा है ना, फोर्स को बैलेंस करने के लिए लग रहा है भाई, तो पीछे की ओर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, और हम उसको नहीं पकड़ेंगे झूले को तो पीछे की तरफ ड्राम से गिरेंगे। बस में बैठते हैं तो भी तो ऐसे ही होता है, अचानक बस आगे चलिए क्या होता है, पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगता क्या, स्यूडो फोर्स। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हो, यानी कि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। यहां पर क्या बोलेंगे आर के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या दूसरे वर्ड में ये भी समझो कि ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। तो या ऐसे समझो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, ठीक, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, या तो सेंट्रीपिटल कर दो या सेंट्रीफ्यूगल कर दो, एक ही बात है। और क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होगा इस छोटे से पोर्शन का मास, इस छोटे से पोर्शन का मास क्या मान लो, डीएम मान लो, क्या लो डीएम मान लिया, और इस छोटे पोर्शन की स्पीड, जिस स्पीड से हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देगा वे पल्स, वो होगा स्ट्रिंग, जिस स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा वो मान लिया हमने v, और वही स्पीड होगी जो वेव की स्पीड है आगे की तरफ, वही इसकी स्पीड हमें दिखाई देगी पीछे की तरफ, ये बताया था, और डिवाइडेड बाय r। ये dm क्या है, dm इज द मास ऑफ पोर्शन dl पोर्शन का मास। क्लियर। यूनिट लेंथ का मास कितना बताया था भाई, म्यू बताया था ना। तो डीएम का मास क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का मान लो मास है म्यू, और डीएल है मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मास क्या होगा, जो 1 का है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही चीज यहां कर देता हूं। यूनिट पोर्शन का मास क्या है म्यू, तो डीएल का मास क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ डीएल। यूनिट लेंथ का मास म्यू, तो डीएल पोर्शन का मास म्यू इनटू डीएल, तो म्यू इनटू डीएल हो गया। और ये सॉरी मैंने फार्मूला गलत लगा दिया, v² बाय r होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो v² बाय r। ये क्लियर हुआ है, क्या लिखा मैंने, मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू, तो मास ऑफ द लेंथ डीएल इज म्यू टाइम्स डीएल, दैट इज डीएम, इस पोर्शन का मास डीएल का डीएम है ना, डाल दिया। तो दिस विल बी टी डीएल डिवाइडेड बाय r, डीएल से कट गया डीएल, r से कट गया r, तो t इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ v²। और जैसे ही हो गया t इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ v², हमारी हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि हमारा फार्मूला आ गया, हमारा फार्मूला आ गया। तो यहां से v आ गया हमारा, स्पीड तो निकाल लेती है हमें, अंडर रूट ऑफ p बाई म्यू। दिस इज द वेलोसिटी, यानी कि स्पीड of transverse wave in a stressed string. This is the speed of transverse wave in a stressed string. क्लियर है, नोट करो सारा, समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान था, खास बात है नहीं। तो ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब हमने ये फार्मूला ड्राइव किया तो हमने ये माना कि हमने तो छोटा सा पोर्शन लिया था, उसका टेंशन हमने टी माना, वेरिएशन में टेंशन में वेरिएशन हमने टी माना, क्योंकि हमने लिया कि जितना मास हुआ है उतना ही मास हुआ है, मास में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम रियलिस्टिक सिचुएशन देखेंगे तो वहां पर मास जो होगा स्ट्रिंग का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मासलेस जैसा कुछ ये नहीं होगा, तो मास वेरी करेगा। कब, जब वर्टिकल होगा तो अलग अलग पोर्शन का वेट अलग लगाएगा। देखो ये वेव पल्स हॉरिजॉन्टल नहीं था, वेव पल्स जो था हॉरिजॉन्टल नहीं था, है ना। तो लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की बात करूंगा तो सब जगह क्या होगा, टेंशन सेम, चाहे मास लेस ले चाहे मास लेस ना ले। लेकिन जो वर्टिकल स्ट्रिंग की बात आएगी, तो वर्टिकल स्ट्रिंग की बात आएगी तो अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं
कि स्ट्रिंग का मास बहुत कम है, इसीलिए एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, स्ट्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं, तो मास में जो वेरिएशन है यानी कि टेंशन में जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। नहीं तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल है? जब एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे स्ट्रिंग में टेंशन एक जैसा है, और पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कब जैसा होगा? जब स्ट्रिंग का मास बहुत कम होगा। तो वेरिएशन जो होगा टेंशन में उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, सब जगह सेम टेंशन मान सकते हैं। क्लियर? तो अगर बहुत मोटी स्ट्रिंग लें तो फिर वहां तो गड़बड़ कर देगा फार्मूले को, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह पर टेंशन अलग अलग होगा, तो अलग अलग जगह पे साउंड की स्पीड, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड अलग अलग होगी, अलग अलग पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होगी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो ये हम क्या, पहली बात तो देखो फार्मूले को थोड़ा डाइसेक्शन करते हैं, और फार्मूले को डाइसेक्शन करके हमने ये पता किया कि जो स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की, इसके अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है, ये एक तो टेंशन के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितनी जोर से रस्सी खींचोगे उतना ही ज्यादा स्पीड होगी, उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। ठीक? एक चीज और आपको बताया, देखो जितनी जोर से खींचोगे उतना ही ज्यादा टेंशन होगा, उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। दूसरी चीज, जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, यानी कि जितनी मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगी, यानी कि मोटी रस्सी होगी, उतनी ही स्पीड में, पतली स्पीड में, पतले स्ट्रिंग में साउंड की ट्रांसवर्स वेव की स्पीड ज्यादा होती है, मोटे स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कम होती है, क्योंकि इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा। ठीक? एक ही स्ट्रिंग बहुत पतला बना, पतला वायर, और उसी मटेरियल का मोटा वायर, तो पतले वायर में स्पीड ज्यादा होगी, मोटे वायर में स्पीड कम होगी, क्योंकि वहां पर एक का मास पर यूनिट लेंथ कम होगा पतले वायर का, और मोटे वाले का मास पर लेंथ ज्यादा होगा। तो टेंशन के डायरेक्टली है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के। तो ये दो फैक्टर्स हो गए जिस पर टेंशन डिपेंड करता है। इसीलिए क्या करते हैं, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, अब स्ट्रिंग के लिए बोल रहा हूं तो वायर के लिए भी मान लो, फार्मूला अलग नहीं है। तो सितार, गिटार बजाते हो ना, तो उसमें स्क्रू से टाइट करते हैं, उसको टाइट करने से क्या होता है? स्पीड चेंज होती है, टेंशन चेंज होता है भाई। टेंशन जब चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी साउंड की। और एक ही गिटार से अगर हम क्या करेंगे, उसको ढीला रखेंगे तो मोटी मोटी आवाजें आएंगी, जैसे आदमी की आवाज होती है। और जैसे इसको टाइट करते जाओगे, वेलोसिटी, स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी टेंशन बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से साउंड की क्वालिटी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, स्पीड जो होती है, वो चेंज होती है विद टेंशन, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। ठीक? आगे देखते हैं इसमें। देखो अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे से हम आसान से, पिद्दू से, जरा से न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। एक आइडिया देता हूं, इंपोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और करके देखते हैं 2-3 क्वेश्चंस में। सपोज करो एक मैं यहां पर एक डायग्राम आपको बना के दे रहा हूं, और ये डायग्राम मान लो इस तरह से बना हुआ है। ये मैंने क्या करा, ये मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, ये मैंने स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, और ये मैंने एक पुल्ली ले ली, ये मैंने एक पुल्ली ले लिया, ये पुल्ली के ऊपर वायर है, ये एक और पुल्ली ले लिया, पुल्ली के ऊपर वायर है, ये एक और पुल्ली ले लिया। अबे कितनी पुल्ली लोगे सर जी? ये ले लो जी, जितना पुल्ली ले लो यार, जितने तुम्हारे पास सारी ले लो। एक और पुल्ली ले लिया, ये चलो अब लोड हैंग कर देते हैं, कितना वायर बड़ा करेंगे इसको। ये हमने एक लोड हैंग कर दिया। ठीक? ठीक है, मान लेते हैं इस लोड की लेंथ है 5 kg, वायर का मास बहुत कम है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है वेट में, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टेंशन सब जगह सेम होगा। एक गिवन वायर में टेंशन कब जगह सेम कब होता है? जब मास लेस मानते हैं, बहुत कम मास लेते हैं, तो इसमें भी टेंशन मान लो यहाँ पर T है, इधर भी टेंशन लोगे तो यहाँ दिखाएंगे तो T है, इधर भी दिखाएंगे टेंशन तो T है, इधर भी दिखाएंगे तो T है, इधर भी दिखाएंगे तो T है, सब जगह टेंशन T है। क्यों है T? क्योंकि
हमने माना कि मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो टेंशन में वेरिएशन नहीं है, पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन है। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताओ कि 5 kg का लोड जब हैंग किया तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन वायर। तो ये निकालते हैं कितनी स्पीड होगी। इसके लिए म्यू और दिया हुआ है, तो हमें मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इसका सपोज करो 0.005 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर ले लिया। तो पहले काम क्या हमारा कि मीटर में कन्वर्ट करो इसको, तो दिस विल बी 0.005 इंटू 10 टू दी पावर, चलो 0.5 कर दो, चलो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा शायद, लिखते हैं 0.05 ले लिया और ये हो गया 10 टू दी पावर -2, दिस विल बी 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकेंड। क्या लिख दिया ये, मीटर पर केजी, ये है मीटर, ये था सेंटीमीटर पर केजी, सॉरी सेंटीमीटर पर केजी, इसका म्यू था। यहां पर हमने कर दिया इसका 10 टू पावर -2 मीटर पर केजी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, केजी मीटर पर केजी, ये आ गया। ठीक, तो क्या होगा इसमें स्पीड, सिंपल सा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। सब जगह टेंशन सेम है तो एक ही होगा, और क्या है, सब जगह पूरे वायर में स्पीड ट्रांसवर्स वेव की एक ही होगी। अगर यहां से ऐसे ऐसे ही पकड़ के ऐसे हिला दो, ऐसे वाइब्रेट कर लगेगा, पूरे वाइब्रेशन होगा। कितनी स्पीड होगी जो निकाल के दिखा रहा हूं। तो टी कितना है इसमें, टी निकालना पड़ेगा पहले, टी निकालना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि ये रेस्ट पे है ये ब्लॉक, तो रेस्ट पे है ब्लॉक, इसका मतलब टी माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। भाई नेट फोर्स 0 है तभी तो रेस्ट पे है, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो नेट फोर्स निकालो, एम ए कर दो, तो एम ए में ए 0 होता है, दैट इज व्हाई टी माइनस एम जी 0। तो टी कितना आ गया, एम जी, एम है हमारा 5 और जी है हमारा 10, तो टेंशन आ गया 50 न्यूटन, डाल दो, आ गया। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये कट गया, तो 10 टू द पावर -5 प्लस 5, दिस विल बी, ये आ जाएगा रूट के अंदर आएगा भाई, तो 100 रूट 10 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हमारी साउंड की स्पीड आ गई, सॉरी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड आ गई किसमें, इस स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें हमने 5 kg का लोड हैंग किया हुआ है और उसकी लीनियर मास डेंसिटी है 0.05 सेंटीमीटर पर केजी। तो पहले हमने क्या करा, हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंटू 10 पर -4 मीटर पर केजी आ गया। अब हमने देखा यहाँ पर टेंशन निकालना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि टेंशन चाहिए। देखो स्पीड ऑफ साउंड ट्रांसवर्स वेव निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, टेंशन चाहिए, म्यू चाहिए, तो म्यू इधर रखा है, टेंशन निकाल देते हैं। टेंशन क्या है, टेंशन निकाल दो, रखना थोड़ी चाहिए टेंशन को, निकाल दो टेंशन, जरूरत क्या है टेंशन की। तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो नेट फोर्स विल बी 0, तो ऊपर का फोर्स है टी, नीचे का है एम जी, दोनों का डिफरेंस करोगे 0, तो टी इक्वल्स टू एम जी, एम इज 5, तो जी मैंने 10 ले लिया, 9.8 जी, कैलकुलेशन आसान कर दिया थोड़ा तुम्हारा। तो टी इक्वल्स टू 50 न्यूटन, डाल दो 50, ये डाल दो, सॉल्व किया, स्पीड आ गया 100 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। एक और करके देखते हैं, चलो ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और ट्राई करते हैं। पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लिया करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दी पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट, पॉज करना है और नोट करना है। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, और ये हम करते हैं क्या, यही चीज हम ऐसे बना देते हैं। हमारे ये मैंने रिजिड सपोर्ट लिया, और ये मैंने लिया, ये मैंने पुल्ली ले लिया, ये मैंने इसको हैंग कर लिया, ये मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया, स्ट्रिंग लिया, ये मैंने मास कनेक्ट कर दिया, और मान लिया मास 5 kg का है, मैं 5 kg का ही ले लेता हूँ। 5 kg अच्छा लगता है यार, 10 kg ले लो, चलो ले 10 kg कर लो। तो 10 kg का हमने इस पर वेट हैंग कर दिया, और मान लो हमें कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग। नाम दे दो, ए बी सी डी। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ, क्या क्वेश्चन है, अच्छा म्यू देते हैं पहले, चलो
म्यू है हमारा वही पहले वाले लेते, चलो 0 छोड़ो उसको, तो वही ले लो यार, क्या हो गया, 10⁻² कर दिया था ना, चलो केजी मीटर पर मीटर। उल्टा कर दिया भाई, काहे कंफ्यूज है बबुआ, तो मीटर पर केजी, मास पर यूनिट लेंथ, सही था गलत था, मास पर यूनिट लेंथ, तो केजी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, केजी, पहले वाला तो नहीं गलत कर दिया हमने क्या लिया था, एक बार कैलकुलेशन देख लेना ध्यान से, चलो कोई बात नहीं। तो इसका हो गया मास पर यूनिट लेंथ केजी पर सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने, केजी पर सेंटीमीटर, भाई हमने उल्टा कर दिया था शायद, वहां हमने सेंटीमीटर ऊपर कर दिया था, केजी नीचे कर दिया था, क्या था, एक बार देख लो, कोई बात नहीं, चेक कर लेना, बस ये चीज अपना बाकी डिफरेंस है, बाकी तो कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट तो दे ही दिया, कैलकुलेशन तो हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो मास पर यूनिट लेंथ ले लिया इसका हमने इतना, ठीक, चलो उसमें मीटर में ले लेते हैं, ये हो गया, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, म्यू आ गया इसका। आगे सॉल्व करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं, हाँ हमें चाहिए इसमें स्पीड, एक तो स्पीड निकालते हैं स्लो ईफ में, वी ए बी में कितना स्पीड है, एसी में कितनी स्पीड है, और निकालते हैं सीडी में कितनी स्पीड है, दोनों में इसकी स्पीड निकालते हैं कितनी है। तो स्पीड के लिए क्या चाहिए आपको, √T/m, टी चाहिए, एम चाहिए, दो चीज चाहिए, एम का मतलब म्यू, सॉरी म्यू चाहिए, तो मास पर यूनिट लेंथ चाहिए और टेंशन चाहिए, निकाल के यहाँ डाल दो, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, टेंशन निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, देखो देखो जी देखो, इसमें टेंशन मान लो T, इसमें टेंशन मान लो T डैश, इसमें मान लो T डैश, क्योंकि वायर अलग अलग है लेकिन मटेरियल एक है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, ध्यान रखेंगे, ये पुल्ली से कनेक्टेड है, ये पुल्ली इसके ऊपर बाउंडेड है, पुल्ली के ऊपर ये बाउंडेड है, तो दोनों में टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन अगर एक ही वायर होता, पूरा एक ही वायर को बनाते सारा, तो टेंशन नहीं होता, यहाँ अलग अलग टेंशन होगा, क्यों, क्योंकि ये इस पुल्ली से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, बीच में आ रहा है पुल्ली, तो पुल्ली टेंशन एक नहीं होने देगा दोनों में, तो टी डैश मान लेते हैं, इसमें टी कर देते हैं। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, पहले टी की वैल्यू निकालते हैं, देखो क्योंकि ये मास रेस्ट पे है, तो वही बात, नेट फोर्स 0 है, तो T - 10 इंटू जी, चलो mg कर देते हैं, बाद में डाल देंगे वैल्यू, mg इक्वल्स टू 0, यहां पर लगाया मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इज 10 बट a इज 0, क्योंकि रेस्ट पे है, तो ma a 0, तो फोर्स, नेट फोर्स 0, तो T इक्वल्स टू mg, तो ये हो गया हमारा, m कितना है 10, g कितना है 10, तो 10 टू 100, तो टेंशन इज 100 न्यूटन, टेंशन विल बी 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का टेंशन आ गया, क्लियर, आगे बढ़े, अब इस पे आ जाओ, इसकी बात करते हैं, इस पे क्या हो रहा है देखो, इस पर नेट फोर्स अगर निकालोगे, नेट फोर्स ऑन पुल्ली, नेट फोर्स क्या होगा पुल्ली पे, ऊपर की तरफ कितना फोर्स है 2T डैश, नीचे की तरफ कितना है T, इक्वल क्या होना चाहिए 0, अब कहोगे यहाँ क्यों 0 जी, यहाँ इसलिए 0 क्योंकि रेस्ट पे भी है और ये मासलेस भी है, पुल्ली इज मासलेस, ma इसका मास लोगे ma 0, a इज आल्सो 0, अगर ये पुल्ली मूव भी कर रहा होता, सपोज करो, तो भी इस पर नेट फोर्स 0 होता, क्यों, क्योंकि पुल्ली हम मासलेस ले रहे हैं, तो m और a दोनों में कोई भी 0 हो तो नेट फोर्स 0, तो यहां से हमारी T डैश की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई T डैश की वैल्यू, T/2, और T था हमारा कितना 100, तो 100/2 यानी कि 50 न्यूटन आ गया हमारा टेंशन इसमें, तो इसमें स्पीड कितनी होगी भाई साहब, कितनी होगी, v कर देता हूं VAC क्या था, √T डैश अपॉन म्यू तो सेम है दोनों का, इसका भी सेम, इसका सेम मटेरियल का ले रहा हूं मैं, तो T डैश कितना है हमारा, T डैश इज कितना, T डैश है 50, और म्यू है हमारा कितना है, अरे यार कितना है ये, हाँ ये है 5 इंटू 10⁻⁴, चेक कर लेना भाई, कहीं पहले वाली तरह हो जाए गड़बड़, भाई आंसर तो पहले वाली तरह आएगा, वेरी गुड, बल्ले बल्ले, कितना हो गया फिर ये 100√10 मीटर पर सेकेंड, सेम आ गया भाई, चलो, लेकिन वहां थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन में एरर कर दिया था, वो ध्यान रखना, ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसमें निकाल देते हैं, देखो इसमें, क्योंकि टेंशन देखो, इसका निकाल दूं, हमने अभी किसमें निकाला, AB में, अब यही साइड में कर देता हूं मैं,
पॉज करके नोट कर लेना। P वेलोसिटी इन सेक्शन CD कितना होगा, अंडर रूट ऑफ T बाई M म्यू। तो T कितना है ब्रो, 100, वेर इज 100 और म्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस विल बी, ये कितना हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये हो गया गड़बड़ भाई। ये जाएगा आपका 520 और 2 इंटू 10⁵ आ गया, 2 इंटू 10⁵, दिस विल बी 100 बार आ गया ना, 10⁴ 100 रूट 20, ये आ गया हमारा VCT। क्लियर, ये 2 क्वेश्चंस किए हमें। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस चैप्टर कर देंगे, इस टॉपिक को बल्ले बल्ले। बाय बाय, पॉज करके नोट कर लो। इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, इस टॉपिक को कर देंगे, चैप्टर को नहीं भाई, इस टॉपिक को हम क्या कर देंगे, बाय बाय। अगर कोई डाउट आता है तो हमारा बाय बाय कोई डाउट आता है तो हमारा बाय भाई, भाई भाई मैसेज करना। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्या करता हूं, अब देखो मैं कहां गया, अब जमीन पे से मैं लिफ्ट में आ गया भाई। लिफ्ट में घूम के आते हैं, क्या बात होगी। अब हम लिफ्ट में आते हैं, लिफ्ट में बैठेंगे, इसको लेके ये ना ब्लॉक ले लिया मैंने, ये ले लिया ब्लॉक को, ठीक। लिफ्ट में बैठे, ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक का मास ले लेते हैं कितना, ब्लॉक का मास वही ले लो, चलो अब थोड़ा चेंज करते हैं क्या, चलो 4 kg ले लिया, ठीक। म्यू ले लिया, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, इसका म्यू है वायर का म्यू है ध्यान रखना है। और ये क्या है, लिफ्ट के अंदर है, और म्यू है इसका लगभग, मान लो ले लिया हमने, कुछ भी ले लें, चलो 10 ले लेते हैं यार, 10 मीटर kg पर मीटर, चल kg बहुत बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, टेंशन अलग हो जाएगा, कम लो भाई, कम लो 10⁻⁵ कर देते हैं, चलो kg पर यूनिट ये ले लिया। कम क्यों लिया, नहीं तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा, फिर फार्मूला नहीं लगा पाएंगे हम, इसलिए हमने मास पर यूनिट लेंथ बहुत कम लिया है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, अब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कंसेप्ट एक ही रहेगा। मैंने मान लिया कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक। मान लेता हूं इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, यहां होगा टेंशन T। अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा, अब तक जो हमने किए उसमें क्या था, उसमें सिस्टम रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे था, क्या यहाँ रेस्ट पे है, नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, the net force on this block will be m into a, नहीं, yes, तो T will be ma plus mg, यानी कि mg plus a, m कितना हैगा 4, g ले लिया 10, a ले लिया 2, this will be 48 न्यूटन। बस काम खत्म, काम तमाम, निकाल दिया। स्पीड इन द स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स इन द स्ट्रिंग विल बी T by m, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ T, और m कितना है देखो, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू लिखना, उसको म्यू लिखो भाई, ये है 10⁻⁵, और ये कितना था, टेंशन आया हमारा 48, तो ये आ गया 48 इंटू 10⁵। फर्दर कैलकुलेशन खुद करो, मुझे यहां तक बताना था, मैंने बता दिया। अगर यही चीज नीचे जा रहा होता, तो यही चीज नीचे जा रहा होता तो क्या करते, तो नीचे जा रहा होता तो mg माइनस टी करके ma करते, क्यों, क्योंकि नीचे का फोर्स ज्यादा होता, ऊपर का फोर्स कम होता, तभी तो नीचे जा रहा है, तो नीचे का फोर्स में से ऊपर का फोर्स माइनस करते ma करते, तो यहाँ पर हमारा t जो आता है ये होता है mg माइनस ma, तो mg माइनस a, तो 4 10 माइनस 2 यानी कि 4 इंटू 8, तो 32 न्यूटन फोर्स आ जाता, और स्पीड कम हो जाती, क्योंकि यहां पर हम 48 की जगह फिर 32 न्यूटन करते। क्लियर, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि अगर ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है,
तो उसको भी हम रेस्ट वाली ही कंडीशन लेंगे और उस केस में भी हम नेट फोर्स को जीरो करेंगे क्योंकि ए उस टाइम भी जीरो होगा। तो मूव करना तो चाहिए लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है, एक्सेलरेट करना चाहिए। ऊपर जी प्लस ए, डाउनवर्ड जी माइनस ए तभी होगा जब एक्सेलरेट करेगा अप या डाउन। यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ए विल बी जीरो, तो रेस्ट वाली कंडीशन ही लोगे, टेंशन इक्वल्स टू mg। क्लियर? चलो पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो। चलो एक काम और करते हैं। मान लो मैंने क्या करा, मान लो मैंने एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग लिया, देखो यहां पर मैं स्ट्रिंग का मास नेग्लेक्ट नहीं करता हूं, मान लेता हूं उसका मास ज्यादा है, ठीक, इसका मास है ज्यादा, तो मास पर यूनिट लेंथ सेम नहीं है, और मास पर यूनिट लेंथ सेम नहीं है तो अगर मैं यहां का पोर्शन लूंगा, यहां पर मैंने कुछ हैंग भी नहीं किया, यहां का अगर लूंगा तो टेंशन होगा जीरो, यहां जाऊंगा तो टेंशन थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ये जो उसका मास है इसको नीचे खींचेगा, यहां जाऊंगा तो और खींचेगा, यहां जाऊंगा तो और खींचेगा क्योंकि यहां से यहां तक इतना पोर्शन इसको खींचेगा, यहां लेंगे तो इतना पोर्शन नीचे खींचेगा इसको, यहां जाएंगे तो इतना पोर्शन इसको नीचे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसका जो नीचे का सेक्शन है वायर का वो उससे हैंग्ड होगा और वो उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी उसका वेट उसमें टेंशन क्रिएट करेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेंशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे टेंशन बढ़ती जाएगी तो स्पीड जो होगी वेव की वो भी बढ़ती जाएगी ट्रांसवर्स वेव की। यानी यहां पर इसी स्ट्रिंग में अगर हम इसको हैंग कर दें और ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं है तो खुद की वेट की वजह से क्या होगा, उसमें टेंशन क्रिएट होगा और दैट टेंशन विल इंक्रीज विद एज वी गो अबव, नीचे से ऊपर जाते हैं, एज वी मूव अप द टेंशन विल इंक्रीज एंड स्पीड ऑफ साउंड विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के, ठीक। लेकिन यहां पर हम स्पीड नहीं निकालते, यहां पर हम टाइम निकालते हैं कि फाइंड द टाइम इन, ये मान लेते हैं इसकी लेंथ l है, फाइंड द टाइम इन विच वेव पल्स यानी कि वेव रीचेस टू बी फ्रॉम ए। मान लो यहां पर एक वेव क्रिएट किया किसी ने, ऐसे पकड़ के वेव पल्स यानी वेव ऊपर जा रहा है, तो टाइम बताना है कितना, क्योंकि यहां तो अलग अलग टाइम जगह पर वेलोसिटी अलग अलग होगी ना, स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, तो टाइम निकाल देते हैं यहां से आगे जाने में कितना टाइम लेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो छोटा सा एक पोर्शन लेते हैं, छोटा सा, कहीं पर भी कोई चीज वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करते हैं, स्मॉल पोर्शन का निकालो फिर टोटल निकालो, वही कंसेप्ट यहां यूज करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन ले लो और इसकी पोर्शन की लेंथ ले ली dx और इसको मैंने ले लिया x, तो इस छोटे से पोर्शन में, इस छोटे से पोर्शन में मान लो यहां से यहां तक जाने में साउंड को कितना टाइम लगा dt, कितना डिस्टेंस कवर किया dx, तो मान लेते हैं भाई यहां से यहां तक टेंशन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्योंकि दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल लेंथ। तो इस dx पोर्शन में जितना छोटा नीचे वाले लाइन पे टेंशन है उतना ही ऊपर वाले पे है, क्योंकि बहुत कम स्मॉल पोर्शन लिया है। तो इस पूरे छोटे सेक्शन पे दूसरे सेक्शन में टेंशन क्या है, सेम जैसे कि मैंने स्ट्रिंग का आपको डेरिवेशन करके दिखाया था वही चीज मान लो यहाँ पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इस पोर्शन यानी इस पोर्शन को नीचे कौन खींच रहा है भाई, इस पोर्शन में टेंशन कौन क्रिएट कर रहा है भाई, ये नीचे वाला कर रहा है, टेंशन क्रिएट कर रहा है ना। तो अगर मैं देखूं तो इसका मास कितना होगा, मान लेता हूं इसका मास है, इसका पहले म्यू ले लो, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, इस छोटे से पोर्शन का मास कितना होगा dm मान लेता हूं, तो dm कितना होगा, dm विल बी मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू मान लेता हूं और ये हो गया dx, ये dm आ गया यानी म्यू इनटू dx, ठीक, म्यू इनटू dx इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्मॉल पोर्शन दिस। तो अब क्या करते हैं इसको देखो, अब इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो स्पीड क्या फार्मूला होगा बताओ, स्पीड विल बी v इक्वल्स टू छोटे से पोर्शन में स्पीड होगी v मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टेंशन कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, इसका वेट कर रहा है भाई, इसका वेट। अब यहां से यहां तक का लेंथ अगर x है तो टेंशन क्या लिखूंगा पता है इसमें, t क्या लिखूंगा, t को लिखूंगा म्यू इनटू x, क्यों, क्योंकि जो इसका वेट है यानी कि यहां पर जो टेंशन होगा मान लो t टेंशन होगा, तो यहाँ t किसका टेंशन हो जाएगा, इसके नीचे जो पोर्शन है स्ट्रिंग का वो इसको नीचे खींच रहा है, इसका मास
यानी इसको एक ब्लॉक की तरह हम कह सकते हैं, छोटा सा ब्लॉक यहाँ हैंग कर दिया, जिसका मास क्या होगा, जिसका मास होगा मास पर यूनिट लेंथ और इनटू जो नीचे वाली लेंथ है एक्स की है, ये मास होगा इस वाले पोर्शन का, इतने वायर का, जो मैंने यहाँ से हटा दिया, ब्लॉक की तरह दिखा दिया। अब मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ये कर दिया, समझ में आ गई बात। तो ये इसका मास जो होगा, ये इसको इस छोटे से पोर्शन को नीचे खींच रहा है, तो टेंशन जो क्रिएट होगा यहाँ पर वो इस छोटे से वेट, इसके वेट की वजह से होगा। दैट इज क्या होगा उसका वेट mg, तो म्यू इनटू एक्स, मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, और एक्स का मास कितना हो जाएगा, म्यू इनटू एक्स और इनटू जी। क्लियर? क्या निकाला हमने? हमने निकाला कि इस छोटे से पोर्शन पे जो टेंशन है, जो कि मैंने टी माना, वो किसकी वजह से है? भाई ऊपर वाला पोर्शन तो इसको खींच नहीं रहा ना, इसको कौन खींच रहा है नीचे? ये खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, ये इसका जो वेट है वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसमें टेंशन क्रिएट कर रहा होगा छोटे से पोर्शन में, ये वाला पोर्शन का मास कर रहा होगा, यानी वेट कर रहा होगा। तो इस वाले पोर्शन का वेट कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि म्यू इनटू एक्स, यहां से यहां तक की लेंथ, ये आ गया यहां से यहां तक का मास, ठीक, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वेट आ गया। तो ये जो टेंशन होगा ये इस वेट के इक्वल होगा, इस वायर, इस पोर्शन ऑफ द वायर के वेट के इक्वल होगा, ठीक। और म्यू कितना था, टू डीएक्स, ये होगा ना, म्यू टू डीएक्स, सो ये तो म्यू है, ओह हाँ, ये भी आ गया, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू जी, और v क्या होगा, dx बाई dt। हम ये मान लेते हैं इतना dx कवर करने में साउंड कितना टाइम ले रहा है, dt, तो dx बाई dt हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि टेंशन में वेरिएशन नहीं है, तो dx बाई dt विल दिया, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ म्यू x इंटू जी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व यहाँ कर देते हैं, देखो कैसे, तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू, नीचे कर दिया dx को x के नीचे, इधर कर देते हैं रूट जी छोड़ देते हैं यहाँ पर, और इंटू ले आते हैं dt, यानी कि ये रूट का अलग अलग रूट कर दिया, रूट x इंटू रूट जी, रूट x को रूट जी, रूट x को ले गया इसके नीचे, dt ले गया यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो dx अपॉन x का रूट का मतलब पावर 1/2। अब x की वैल्यूएशन कहाँ से हो रही है, नीचे जीरो ले लेते हैं, यहाँ पर लेंथ l हो गया, तो जीरो से l, ठीक। और यहां से यहां तक का टाइम लाने में t ले लिया, तो क्योंकि यहाँ dt है तो लिमिट लेंगे जीरो से t, तो अंडर रूट ऑफ g इंटू dt। अब इसको जस्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसको मैं यहां कर देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक। क्या हो जाएगा देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, पावर को ऊपर ले आओ, ले आते हैं, x की पावर -1/2 इंटू dx, और रूट जी बाहर आ गया। डायग्राम को बेटा दो क्या है, पॉज करके नोट कर लो, डायग्राम को हटा देता हूँ, जगह की कमी है भाई, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, चल कोई बात नहीं, यहाँ से पूरा कर लेते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, हाँ। तो इसको मैं कर रहा हूँ सॉल्व, और यहाँ क्या था हमारा, dt जीरो से t, जीरो से l। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो पावर में 1 ऐड कर दो, ऐड की पावर से डिवाइड कर दो, तो इसमें -1/2 ऐड करोगे +1/2 आएगा, और +1/2 से डिवाइड कर दो, लिमिट ले लो जीरो से l, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g, और लिमिट्स का t, dt का t लिमिट डालोगे तो t आएगा, t -0। अरे पूरा ही करवाओगे यार, पूरा ही करवा लो, देखो पूरा ही करवा लो, dt का t लिमिट डालो t -0, तो l की पावर 1/2, ये ऊपर आ जाएगा, -0 की पावर 1/2 यानी कि 0, तो अंडर रूट ऑफ g इंटू t, तो t विल बी व्हाट, t विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ l का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g, तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो ये वो टाइम आ गया जितने टाइम में ट्रांसवर्स वेव एक स्ट्रिंग से, जिसकी लेंथ l है और मास 0 नहीं है, मास में टेंशन में वेरिएशन है, तो यहां से यहां तक जाने में, यानी l लेंथ ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लेगा, l बाई जी। अब यहां से देख सकते हो, ऊपर बड़ी खास बात पता है क्या है, इसमें मास नहीं आ रहा, मास पर यूनिट लेंथ भी नहीं आ रहा इसमें, यानी कि चाहे स्ट्रिंग मोटी हो चाहे स्ट्रिंग पतली हो, अगर उसको हैंग कर दूंगा, चाहे कॉपर का रोड हो, चाहे आयरन का रोड हो, चाहे कोई भी रोड हो, उसको हैंग कर दूंगा, तो लोअर एंड पे टर्न से हमारा वाइब्रेट कराया, तो ऊपर तक जाने में वाइब्रेशन सेम टाइम लेगा, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाने में वेव पल्स जो क्रिएट होगा स्ट्रिंग के अंदर, या रॉड कुछ भी ले सकते हो, रॉड की तरह भी, रॉड में भी कर सकते हो, तो नीचे से ऊपर तक जाने में
सेम क्या लेगा, अगर अलग अलग लेते हैं सेम लेंथ लेते हैं, अलग अलग मटेरियल का वायर लेते हैं सेम लेंथ लेते हैं तो सेम टाइम लेगा, मोटा वायर लेते हैं पतला वायर लेते हैं तो भी सेम टाइम लेगा, बस डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए। बड़े वायर में ज्यादा टाइम लेगा, छोटे वायर में कम टाइम लेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो ये आज मैंने आपको कराया। क्या कराया आज मैंने? सबसे पहले हमने किया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ध्यान रखना यही फार्मूला एक स्ट्रेच्ड वायर में भी हम यूज कर सकते हैं, सेम चीज है। और उसके बाद हमने कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए, छोटे छोटे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को लाइक तो करना ही है भाई, सब्सक्राइब भी करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। टाटा बाय।